अब मैं ज़रा शिंजिनी जी से बात करूंगी। शिंजिनी जी ने 3 साल पूरे भारत के छोटे शहरों कस्बों में घूमकर बहुत सारी कहानियां इकट्ठी करी हैं और उस संग्रह का एक नाम दिया है बिजी विमेन ऑफ मिडिल इंडिया। तो इसमें इस किताब में तो शिंजिनी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, अभी सलमा जी ने कहा कि पहली जिम्मेदारी माँ बाप की होती है और दूसरी कि हम खुद को भी एम्पावर करें और विक्टिम मोड से बाहर आएं। तो आपने इतनी महिलाओं से आपने बात करी, तो इन छोटे शहरों में जब कोई महिला एक उद्यम खड़ा करती है, और मैं समझती हूँ आज हमारे बीच इतनी बहनें आई हैं, छोटे शहरों से, बड़े शहरों से भी आई हैं, पर छोटे से बहुत आई हैं, तो क्या उनकी जब आप उनसे बात करती हैं तो ये महिलाएं, इनके क्या प्रेरणा होती है, कि क्या मनोस्थिति होती है, किन परिस्थितियों में ये घर से बाहर कदम रखती हैं, क्या उनको सपोर्ट मिलता है या नहीं मिलता है या मजबूरी में करती हैं? तो सभी सवालों के जवाब के लिए तो किताब पढ़नी पड़ेगी, लेकिन शुरुआत में सबसे पहले तो नमस्कार। मैंने शायद इतनी सारी औरतों को एक साथ कभी देखा ही नहीं है। तालियां तो मैं अपने लिए तालियां बजाइए। तो मैं तो पहले ही बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं बॉम्बे में रहती हूँ और जब हम नॉर्मली बोलने जाते हैं तो बैंकिंग इवेंट्स में बोलने जाते हैं, क्योंकि हमने बैंकिंग और फाइनेंस में 30-32 सालों तक काम किया है। तो वहाँ पे ज़्यादातर आदमी होते हैं और कुछ औरतें भी होती हैं बीच बीच में। तो पहले तो मैं बहुत खुश हुई ये देख के कि यहाँ पे इतनी सारी महिलाएं हैं और आप सबको बधाइयाँ। मैं यहाँ से शुरुआत करना चाहती हूँ कि एक फेमस कहावत है कि आधी दुनिया औरतें हैं और बाकी आधे उनके जने बच्चे हैं, है ना। तो ऐसा कैसे हो गया कि हमने बच्चे जने और फिर हमारे हाथों में कुछ भी नहीं बचा? तो ये कैसे हो गया? तो जो आप सलमा जी कह रही हैं या जो आप कह रहे हैं, वो थोड़ी सोचने के लायक बात है। तो मैंने 30 सालों तक, मेरी अपनी जर्नी भी बहुत मज़ेदार है और वो भी इस किताब में है, क्योंकि मैं बिहार के एक गांव में पैदा हुई थी और मेरे माँ बाप अपने अपने परिवार में पहले इंसान थे जिनको शिक्षा मिली थी। तो वो बड़े एंथुजियास्टिक बच्चे थे और उनके अपने भी बच्चे थे जो हम लोग थे, और हम सब साथ साथ बड़े हो रहे थे। हमारी माँ भी परीक्षा देती थी, हम भी परीक्षा देते थे। तो वहाँ से जब हम निकले तो हमारे लिए एम्पावरमेंट, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं और आपकी थीम है एम्पावरमेंट थ्रू एम्प्लॉयमेंट, तो वो जो जनरेशन थी उनके लिए एम्पावरमेंट थ्रू एजुकेशन था। तो अभी भी आप बिहार में चले जाएं, मैं अभी वहाँ से आज ही आ रही हूँ, या रूरल इंडिया में कहीं भी चले जाएं, तो बच्चे की शिक्षा के ऊपर बाप माँ सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं, चाहे वो पैसा अलॉट करना हो, चाहे वो समय अलॉट करना हो। तो हमारे यहाँ भी ऐसा ही था। तो हम शिक्षा की वजह से कहीं पहुँच गए और यहाँ दिल्ली पहुँच गए, यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में बैठ के और बड़े बड़े नंबर्स के अप्रूवल देते थे। मिलियन सीखा कि इतने ज़ीरो होते हैं मिलियन में, इतने होते हैं बिलियन में, डॉलर्स में पैसे आ रहे हैं। तो मैं 30 सालों के बाद, जब 30 साल मैंने नौकरी की प्राइवेट सेक्टर में, सरकार में, स्टार्टअप में, फिर मुझे इस बात का मैं जानना चाहती थी कि हुआ क्या इन 30 सालों में। हमने बड़े तीर मारे। हमारे जनरेशन ने ना, 90s की जनरेशन थी हमारी, हमने 90s में जॉब करना शुरू किया था। हम बड़े 30 मार खानते हैं। हम समझते थे कि हमने तो बड़ी देश को इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ, हमने इतना कुछ किया। और ख़ास करके हमारे जैसे लोग जो बैंकिंग और फाइनेंस में काम करते थे और किसी पोजीशन पे पहुंच गए थे, तो हम अपने आप को समझते थे हमने बहुत कुछ किया। तो मैं जानना चाहती थी कि जो हमने किया उसका असर क्या हुआ। हर जगह, बहुत बड़ा देश है हमारा, बहुत सारी भाषाएं बोलते हैं हम, बहुत सारे काम करते हैं, तो उसका लोगों की ज़िंदगी पे क्या असर पड़ा। तो ये शुरुआत जो थी मेरी, ये इस क्यूरियोसिटी से हुई, लेकिन वो सफ़र जो था वो इतना इंटरेस्टिंग था कि वो बस बड़ा होता चला गया। और करते करते मैं 30 शहरों से गुजरी और मैं 300 औरतों से मिली, और वो 300 औरतों की कहानियाँ मैंने इस किताब में, सबकी नहीं लिखी क्योंकि थोड़े बाद में रिपीटेटिव हो जाता है, लेकिन मैंने इसमें वो कहानियाँ लिखी जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी, जिनसे कि तरह तरह के लोगों को ये पता लगे कि उनके पास क्या ऑप्शंस हैं और वो क्या कर सकते हैं। एक महिला की हमें बताइए कुछ, एक महिला की ऐसी वो बताइए कि उन्होंने
क्या सोचकर बिजनेस शुरू करा, क्या अच्छा, सपोर्ट तो मिलता मैं है? बताती हूँ, ज्यादातर जो महिलाएं होती हैं, जो एंटरप्रेन्योर होती हैं छोटे शहरों में, उनके पीछे दो तीन कारण होते हैं। एक तो ये कि आदमी जो होते हैं वो माइग्रेट करते हैं इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के लिए। मतलब जो आदमी होता है, आपका बेटा होता है, भाई होता है, वो बोलता है कि मेरी क्वालिफिकेशन के हिसाब से नौकरी मुझे बैंगलोर में मिलेगी या बॉम्बे में मिलेगी या नोएडा में मिलेगी, तो मैं वहां चला जाता हूँ, ट्रेन पकड़ के, गाड़ी पकड़ के, प्लेन पकड़ के, कैसे भी चला जाता है, कुछ नहीं होता है तो बस में बैठ के चला जाता है और वहां जाके कुछ ढूंढ लेता है। लड़कियां जो होती हैं वो कभी कभी ऐसा करती हैं, जैसे हम थे, पर अक्सर ऐसा, या जैसे कांता जी रही होंगी, या लेकिन अक्सर लड़कियां ऐसे होते हैं कि शादी हो जाती है और वो शादी करके कहीं पे जाके टपक जाती हैं। अब वो अचानक शादी करके, वो कहीं भी बड़ी हुई हैं और वो शादी करके मेरठ या बरेली या कोचीन या कहीं पे भी पहुंच गई। अब जब वो वहाँ रायपुर, अब जब वो वहाँ पहुंचती हैं तो उनकी जो डिग्री है, उनकी जो शिक्षा है, उनके बाप माँ के जो दिए हुए संस्कार हैं, उनके फैमिली का जो बिजनेस है, वो ज़रूरी नहीं है कि उनके ससुराल में वो हो रहा हो या उस शहर में हो रहा हो। तो ये मोटिवेशन बहुत लोगों को मैंने देखी कि किसी के बच्चे को स्पेशल एजुकेशन नहीं मिल रहा है तो उसने स्कूल खोल दिया, किसी को अच्छी कोई पब्लिक स्पेस नहीं नज़र आई तो उन्होंने कैफ़े खोल दिया। आप ये कह रही हैं कि महिलाएं ज़्यादातर अपने आसपास कोई समस्या का समाधान करती हैं, निकालने की वजह से बिजनेस शुरू करती एक वो होता है। दूसरा होता है फ्लेक्सिबिलिटी। उनको अपनी जिंदगी में ऐसा काम चाहिए जो वो अपनी मर्जी से कर सकें, क्योंकि फिर उनको पता है कि बच्चे होंगे तो उनको छुट्टी लेनी पड़ेगी, या सास ससुर किसी का पैर में मोच आ जाएगी तो छुट्टी लेनी पड़ेगी। तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बड़ी चीज होती है उनकी जिंदगी में। और तीसरी चीज जो होती है, जो बहुत जरूरी है, वो ये है कि उनके पास एसेट नहीं होते, तो कैपिटल नहीं होता है। तो ज्यादातर वो काम करती हैं जिस काम को वो अपने हाथ से या अपने दिमाग से या अपने रिसोर्सेज को यूज करके कर सकती हैं। कम पैसा जिसमें कम से कम कैपिटल जिसमें यूज होता है। ये मोटिवेशंस होते हैं। नहीं बड़े होने का एक ही कारण होता है कि हर स्टेप पे उनको ये कहा जाता है कि क्या जरूरत है, जो कर रही हो उतना ठीक है, उससे आगे जाने की क्या जरूरत है, वो उनको फेस करना।